अपन लिखते इस तरह से हैं, मान ले एक्स और वाई है तो एक्स और वाई का इनर प्रोडक्ट कुछ इस तरह से, मतलब इसको बस इन दो ब्रैकेट्स के अंदर कुछ लिखा है तो बेसिकली इसका मतलब होता है कि हम कहना चाह रहे हैं एक्स और वाई का इनर प्रोडक्ट ले रहे हैं। अब ये होता क्या है, क्या वो सब देखते हैं अभी। तो मतलब स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट तो बेसिकली अपना वही होता है जो हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं ना। मान ले तेरे को एक्स वाई ऐसे दिया है, तुम्हें नहीं बताया कि इनर प्रोडक्ट, वैसे हम कोई भी डिफाइन कर सकते हैं बट अगर तुम्हें नहीं बताया, डिफाइन नहीं किया हुआ, तो हम कैसे लेंगे। मान लो एक्स एक वेक्टर है, वाई एक वेक्टर है, तो एक्स वन वाई वन प्लस एक्स टू वाई टू प्लस एक्स थ्री वाई थ्री अप टू एक्स एन वाई एन। तो ये जनरल एक इनर प्रोडक्ट हो गया, इसको यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। ये है मतलब जो स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट होता है अपना। तो ये लिखा हुआ है एक्स वाई जनरली इस तरह से लिखते हैं। अगर इन्होंने आर थ्री लिया है, हम अगर आर एन में भी लिखना चाहें तो अप टू ये एन तक ले जा सकते हैं। ठीक है। अब ये बेसिकली एक्स मैट्रिक्स कोई ऐसे ले लिया, वाई मैट्रिक्स कोई ऐसे ले लिया, उनको प्रोडक्ट करेंगे तो वही ये बनता है, तो और कुछ नहीं है। अब लेंथ इसकी क्या होती है, इस तरह से इसको डिनोट करते हैं, इस चीज़ को बोलते हैं नॉर्म। नॉर्म की डेफिनेशन क्या होती है, मान लो तुम्हें एक्स का नॉर्म निकालना है, एक्स के बाहर ऐसे दो दो डंडे लगा दिए तो इसको बोलते हैं नॉर्म एक्स का। एक्स का अगर नॉर्म निकालना है तो हम एक्स का एक्स के साथ ही इनर प्रोडक्ट लेंगे और फिर उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। अब नॉर्मल हम डॉट प्रोडक्ट में भी तो ऐसे ही करते थे। डॉट अगर तुम स्टैंडर्ड मतलब जो यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट है वही वाला ले रहे हो, तो अपना नॉर्म जो होता है वो उसी तरह से निकाल, तो तुम डॉट प्रोडक्ट की तरह जैसे निकालते थे ना वैसे ही निकल जाएगा। बट जनरल डेफिनेशन अगर मान लो आगे अपने को मिलेगा कि हमें जनरल यूक्लिडियन वाला नहीं दिया हुआ, हमें कोई ना कोई डिफाइन है, तो उसमें हमें नॉर्म निकालना पड़ेगा। तो हमें बेसिक डेफिनेशन से जाना पड़ेगा, ये बेसिकली इसकी डेफिनेशन है। तो एक्स और एक्स एक्स का नॉर्म मतलब अभी तो क्या है हमारा एक्स क्या, एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री, अब ऐसे। तो हम्म। एक्स और एक्स का नॉर्म लेंगे तो क्या आएगा, एक्स वन स्क्वायर प्लस एक्स टू स्क्वायर प्लस एक्स थ्री स्क्वायर, इसका रूट। तो हाँ। ये बेसिकली नॉर्म हो गया। अब एंड द यूक्लिडियन डिस्टेंस, बकवास है कुछ नहीं, यही सब है। बस जल्दी से काम की चीज़ें करते हैं। तो कोस थीटा ये आगे एक एग्जांपल से समझ लेते हैं कोस थीटा कैसे निकालना है। वैसे तो अपने अब अगर हम वही अगर बैकग्राउंड में वो डॉट प्रोडक्ट वाला चीज़ ध्यान रख लो कि डॉट प्रोडक्ट में कैसे निकालते हैं, एक्स डॉट बाय वाई मॉड एक्स मॉड वाई निकालते थे। यहाँ पे इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई लेंगे और नीचे नॉर्म से डिवाइड करते हैं एक्स वाई के, तो अपने को कॉस थीटा मिल जाएगा। कॉस थीटा क्या है, हाँ। एक्स और वाई जो वेक्टर्स हैं उनके बीच का एंगल। ठीक है। तो टू वेक्टर सेट टू बी, इनर अरे यार प्रोडक्ट और ये डॉट प्रोडक्ट तो सेम नहीं होगा क्या? क्या फर्क हुआ मतलब फिर? क्या, फिर फर्क क्या हुआ इन ये? यार मतलब फर्क ऐसा ये है कि डॉट प्रोडक्ट अगर अपन को कहीं डिफाइंड ना हो तो सिंपल, तो ये इनर प्रोडक्ट कहीं डिफाइंड ना हो तो इनर सिंपल डॉट इनर प्रोडक्ट की प्रोडक्ट तरह आता है। इनर प्रोडक्ट मतलब हम लोग क्या करते थे कि अगर हम मान ले हमारा आर टू स्पेस है नॉर्मली, उसमें हम डॉट प्रोडक्ट डिफाइन करते थे। इनर प्रोडक्ट एक तरह से कह सकते हैं हम कि अगर हम आर टू में डिफाइन कर रहे हैं तो डॉट प्रोडक्ट के जैसा ही है। अगर तुम डॉट प्रोडक्ट को इस डेफिनेशन से, इनर प्रोडक्ट की डेफिनेशन से ही जाओगे ना, तो भी तुम्हें डॉट प्रोडक्ट के सारे रिजल्ट्स मिलेंगे सही। ओके। तो इनर प्रोडक्ट एक वाइड चीज़ है और डॉट प्रोडक्ट एक तरह से उसका पार्ट अच्छा, ऐसा हाँ, कुछ मतलब मान सकते इन हैं। जनरल सबसेट अगर है, अपन को कुछ सबसेट। ना दिया हो तो डॉट प्रोडक्ट की तरह कंसीडर करें, वरना कुछ अलग डिफाइन उन लोग कर सकते हैं अगर चाहें तो। हाँ डॉट प्रोडक्ट जैसे टर्म अपने को अभी नहीं है उस, अगर नॉर्मल जो स्टैंडर्ड होता है वो तो एज एग्जांपल बताया कि अगर हाँ वो थोड़ा बैकग्राउंड में डॉट प्रोडक्ट चले तो आसान रहता है अपने को समझने में, क्योंकि वो पड़ा हुआ है। तो बेसिकली इस टाइप के अगर कुछ नहीं दिया, उसको नाम उसका होता है यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट। और हम अब इसके अलावा मान लें हमें, अभी तो हमें दिया, अगर हमें नहीं दिया तो हम ऐसा कुछ मानते हैं एक्स वन वाई वन प्लस एक्स टू वाई टू। अब हमें मान लें यहाँ पे इसने डिफाइन करके खुद से दे दिया कि एक्स वाई का इनर प्रोडक्ट क्या है। उन्होंने कह दिया एक्स वाई का इनर प्रोडक्ट है टू एक्स वन वाई वन प्लस थ्री एक्स टू वाई टू, तो हमें उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। तो वो नॉन यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट हो गया। वो आगे ओके। एग्जांपल देखते हैं कैसे ओके। करेंगे उनको। यूक्लिडियन को अपन डॉट प्रोडक्ट जैसे कह सकते हैं। हाँ अब बस ठीक है यार, इस पे ज़्यादा नहीं, हाँ बहुत ठीक है, कुछ है ठीक अभी। है, ठीक। और एक्स और वाई क्या है, आर ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल कैसे होते हैं, अगर हम वही बैकग्राउंड में अगर डॉट प्रोडक्ट सोचें तो ऑर्थोगोनल के लिए, ऑर्थोगोनैलिटी के लिए डॉट प्रोडक्ट क्या होता था अपना, जीरो होता था। तो हम क्या कहेंगे, अगर इनर प्रोडक्ट एक्स और वाई का जीरो है तो हम कहते हैं कि वो वेक्टर एक्स और वाई आपस में ऑर्थोगोनल है। अब ऊपर जितने भी एग्जांपल्स है वो आर थ्री में थे, यहाँ आर एन में है, तो ये सब चीज़ें सेम है।
अब यहीं पे अभी हमने 3 के लिए देखा था ना R3 में, इसका नॉर्म कैसे निकालते हैं। मान ले Rn स्पेस है अपना, तो हम n तक ले जाएंगे, कुछ डिफरेंस नहीं है। अब ओके, तो इनर प्रोडक्ट को हम कैसे, मतलब हाँ, अब अभी मैंने कह दिया कि जैसे मैंने ऊपर बोला था कि एक्स वाई का अगर हमें इनर प्रोडक्ट लेना है, मान ले मैंने एक्स वाई का एक डिफाइन कर दिया 2x1y1 प्लस 3x2y2। अब हम कुछ भी रेंडमली नहीं डिफाइन कर सकते। अगर हमें मान ले उसको प्रूव करना है कि वो इनर प्रोडक्ट सच में है, तो हमें ये 4 कंडीशंस प्रूव करनी पड़ती है, 4 प्रॉपर्टीज प्रूव करनी पड़ेंगी। सिमेट्री, एडिटिविटी, होमोजेनिटी और पॉजिटिव डेफिनेटनेस। ये पता नहीं सर ने शायद यही वर्ड लिखा था, डेफिनेटनेस, एग्जैक्टली पता नहीं, डेफिनेटनेस पता नहीं क्या ही लिखा था। ठीक है, वो काम का नहीं है। तो सिमेट्री क्या होता है, मान लो एक्स वाई एक इनर प्रोडक्ट है। तो अभी हम क्या जूम कर रहे हैं, आई गेस अपने सिलेबस में सिर्फ जो हमारे फील्ड है, मतलब जितना भी हमें नंबर्स पे काम करना है वो रियल नंबर है अपने, चलो ठीक है। लेकिन अगर रियल नंबर्स नहीं हो तो जस्ट सिमेट्री से काम नहीं चलता, तब हमें काम में लेना पड़ता है कॉन्जुगेट सिमेट्री। कॉन्जुगेट सिमेट्री मतलब अगर एक्स वाई का इनर प्रोडक्ट वाई कॉन्जुगेट एक्स कॉन्जुगेट के इनर प्रोडक्ट के इक्वल है, तो हम कह सकते हैं वो इनर प्रोडक्ट है, ठीक है। लेकिन अगर हम सिर्फ रियल नंबर्स पे काम करें तो ठीक है, कॉन्जुगेट रियल नंबर का वो पर्टिकुलर वो नंबर खुद ही होता है। तो यहाँ पे अपन सिंपली सिमेट्री को एक्स वाई को ऐसे वाई एक्स के इक्वल लिखें तो काम चल जाता है। एडिटिविटी एक्स प्लस वाई को जेड के साथ लिखें तो ये प्रॉपर्टीज़ काम आएंगी कि इनर प्रोडक्ट है, तो ये चीज़ें होती हैं कि ये स्प्लिट हो जाता है आपस में, ये आगे काम भी आएगी, याद रखना। तो अल्फा टाइम समथिंग है, अल्फा बाहर आ जाएगा। होमोजेनिटी, पॉजिटिव डेफिनेटनेस, इसका मतलब है कि एक्स और एक्स का अगर खुद के साथ ही हम इनर प्रोडक्ट लें तो वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। और अगर ये ज़ीरो है तो हम इससे कह सकते हैं कि एक्स ज़ीरो है। मान अगर एक्स ज़ीरो है तो हम ये भी बोल सकते हैं कि एक्स का एक्स के साथ इनर प्रोडक्ट ज़ीरो आएगा। ओके, अब वो अपन ने ऊपर यूक्लिडियन तो बेसिक देखा था, हम यहाँ पे नॉन यूक्लिडियन देखते हैं कि हम किस तरह से डिफाइन करते हैं। मान लिया हमें ये एक डिफाइन करके इसने दे दिया इस तरह से। अब ये नॉर्मल इसने x1y1 प्लस x2y2 तो नहीं लिखा, इसने लिख दिया a टाइम्स ए बी सी कुछ कांस्टेंट रियल नंबर्स हैं, इसने लिख दिया a टाइम्स x1y1 प्लस c टाइम्स दिस प्लस b टाइम्स दिस। तो अब ये क्या ये इनर प्रोडक्ट स्पेस है, ये हमें अगर प्रूव करना है तो अपने को ये 4 प्रॉपर्टीज़ देखनी पड़ेंगी। ये 4 प्रॉपर्टी जो अपन ने ऊपर देखी थी वो प्रूव करनी पड़ेंगी अगर हम कह रहे हैं कि ये इनर प्रोडक्ट है। अब इसको मतलब ओए ये तूने सब इससे मतलब फर्स्ट से सेकंड स्टेप पे कैसे आया, इसका भी कोई तरीका है क्या ऐसे निकालने का? कहाँ से, मतलब ये जो इसने डिफाइन कर रखा है उससे तूने ये मैट्रिसेस में कैसे लाया? मैट्रिक्स में तो यार देखना, अ, मतलब वही, वैसे मतलब वैसे तो अपन को मैट्रिक्स कुछ काम की मेरे को लगता नहीं काम आएगी, बट हाँ आया कैसे, अपने को पता है ना कि मान ले इस टाइप का कोई मैट्रिक्स है, इस टाइप का मैट्रिक्स है, तो ये क्या बनता है x1y1 प्लस x2y2। हम्म। हम ऐसे टर्म्स दिख रही हैं x1y1 प्लस x2y2। और ये मतलब हाँ कोई ऐसे जनरल तरीका नहीं है, सर ने बस एक वो करके दिखाया है कि हम इसको भी उस तरीके से लिख सकते हैं। मतलब बेसिक मेन टर्म्स हमारे वहाँ पे क्या आ रही थी, एक्स ट्रांसपोज और वाई, हाँ। यहाँ पे भी मेन टर्म्स क्या आ रही हैं, एक्स ट्रांसपोज और वाई। अब ये जो है, ये इसकी वैल्यू अपने को एक कांस्टेंट मिलेगी, तो वो हम्म। लैम्डा है, क्योंकि ए बी और सी तीनों हमारे रियल नंबर्स हैं, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, एक कांस्टेंट आएगी। ओके। तो हमें अगर ये प्रूव करना है कि ये हमारा इनर प्रोडक्ट है, तो हमें वो 4 प्रॉपर्टीज़ प्रूव करनी पड़ेंगी। पहली 3 बहुत आसानी से प्रूव हो जाएंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और फोर्थ में भी मतलब अगर वो ये कंडीशन होल्ड मतलब अगर ये कंडीशन इस मैट्रिक्स पे हम लगाए ना, तो हो जाता है ये प्रूफ। तो ये थोड़ा सा देख लेना। अब ऑर्थोगोनैलिटी, अब ऑर्थोगोनैलिटी वही बताया था कि अगर वेक्टर प्रोडक्ट एक्स और वाई का इनर प्रोडक्ट सॉरी अगर ज़ीरो है तो हम कहते हैं कि ठीक है वो ऑर्थोगोनल है, एक्स और वाई आपस में। कोशिश क्वार्ट्स इनइक्वालिटी, ये काम किया, ये बाद में फिर से भी आएगी, या तो तब देख लेना, नहीं तो यहाँ पे डायरेक्टली कुछ नहीं कह रहा है ये कि अगर एक्स और वाई का हम इनर प्रोडक्ट लें, उसका होल स्क्वायर लें, तो वो लेस देन और इक्वल्स टू होता है एक्स एक्स का इनर प्रोडक्ट वाई वाई का इनर प्रोडक्ट। ओके, अब ये वाला मैंने एग्जांपल ऊपर दिया था कि नॉन यूक्लिडियन कैसे होते हैं, कि इसने x को कह दिया x1 x2, y कह दिया y1 y2,
और एक्स वाई को इस तरह से डिफाइन कर दिया। अब इट सेटिस्फाई ऑल फोर प्रॉपर्टीज एंड हेंस इट इज़ एन इनर प्रोडक्ट। तो ये इनर प्रोडक्ट है क्योंकि चारों प्रॉपर्टी कोई भी मान लो लगा के देख ले तो मैं एक्स वाई है तो इसमें x1 y1 x2 y2 मान लो इनको उल्टा कर दिया तुमने तो y और x निकालना है तो क्या होगा y1 x1 प्लस y2 x 3 टाइम्स y2 x2 तो सेम ही चीज़ है। तो यहाँ से हम प्रूव कर देते हैं देयर कैन बी ओके। तो कितने भी इनर प्रोडक्ट हो सकते हैं R2 में कोई डिफाइन मतलब कोई फिक्स नंबर तो है नहीं। अब ठीक है, अब हमें इसने ना दो वेक्टर्स दे दिए, ठीक है, ये वाला है x 1,1, ये वाला है y। हमें इनके बीच का एंगल निकालना है। तो एंगल के लिए डिफाइन मैंने किया था कि वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ x y डिवाइड कर दो नॉर्म ऑफ x नॉर्म ऑफ y से। अब इसने कहा है कि तुम ना ये वाला तुम नॉर्मल यूक्लिडियन मत फॉलो करो, तुम ये नॉन यूक्लिडियन हमने जो डिफाइन किया है इसको यूज़ करके तुम उनके बीच का एंगल निकालो। तो इसको यूज़ करके हम उनके बीच का एंगल कैसे निकालेंगे? सिंपल है, एक्स वाई का क्या करो इनर प्रोडक्ट लो। तो एक्स वाई का इनर प्रोडक्ट इसने ऐसे डिफाइन किया हुआ है, एक्स वन क्या हुआ 1, y1 क्या हुआ नहीं y1 इसने कैसे डिफाइन किया x1 x2 y1 y2। तो x1 हो गया 1, y1 हो गया 1, यहाँ पे डाल दो, x2 हो गया 1, y2 हो गया 0, यहाँ पे डाल दो। तो तुम्हें एक्स वाई का इनर प्रोडक्ट 2 मिल गया। नॉर्म ऑफ एक्स कैसे निकलेगा? नॉर्म ऑफ एक्स निकलेगा रूट ऑफ एक्स का एक्स के साथ ही इनर प्रोडक्ट ले लो। तो क्या आएगा एक्स क्या अपना 1 कोमा मतलब एक्स का एक्स के साथ मतलब यहाँ पे क्या होएगा वन 2x1² प्लस क्या 1 1 1 0 मतलब वही होगा। हाँ बस मतलब सारों में 1 आएगा। हाँ देखना या तो ये वो क्या टू बनेगा प्लस थ्री बन जाएगा हाँ फाइनली बस। 5 हो हाँ ये जाएगा। 2x1² प्लस 3x2²। तो x1 और x2 1 1 है तो ये √5 बन गया। अब ये गलत है, रूट वाई का मैंने ये यहाँ पे ना वो आएगा 2 आएगा। ये नोट्स में मैंने गलत है, पता नहीं कहाँ कहाँ गया नोट, सबको सब गलत पढ़ रहे होंगे। ठीक है। तो y का कैसे निकलेगा y के साथ? तो y क्या है अपना 1 1 और 0। 0 तो ये क्या आएगा टू वाई पूरा वन स्क्वायर प्लस 3y2²। यहाँ 1 डालेंगे तो 2 बना, ये 0 की वजह से 0 हो गया तो √2। तो cos थीटा अपना आ गया 2/√5 √2। ठीक है, हाँ ठीक है। इन एग्जाम्पल दिस ठीक है, इसने बस एक और एग्जांपल दे दिया इनर नॉन यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट का इस तरह से। ठीक है, ऐसे इसमें ए क्या हो गया मतलब ए कुछ इस टाइप का ये मैट्रिक्स बन गया कांस्टेंट है। जिस है हाँ D1 D2 D3 बस इसमें ना ए में क्या है सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स हैं। तो अब हमें मान लो इसको भी प्रूव करना है कि ये इनर प्रोडक्ट है, तीन प्रॉपर्टीज तो वही। तो क्या होना चाहिए, अच्छा इनर प्रोडक्ट है ये तो D1 D2 D3 में से कोई भी एक नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अगर नेगेटिव हुआ तो ये माइनस बाहर आ जाएगा। तो अभी हमने एक फोर्थ प्रॉपर्टी क्या थी कि x का अगर x के साथ ही हम क्या लें इनर प्रोडक्ट लें तो वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आना चाहिए। और 0 सिर्फ तब आ सकता है जब x खुद 0। तो मान लो अभी x को नॉन 0 0 आएगा तो चलो डिफरेंट बात है। अब ये x और y पे तो ये चीज़ डिपेंड ही नहीं कर रही है, तो a पे डिपेंड कर रही है। a तो कुछ भी हो सकता है, इसको फ़र्क ही नहीं पड़ता यहाँ पे y है या x है। तो a किस पे डिपेंड कर रहा है D1 D2 D3 पे। तो अपने जो D1 D2 D3 है ये कोई भी एक नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो हम ये कंडीशन लगाएंगे कि कोई भी DI नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तब हम कह सकते हैं कि ये एक इनर प्रोडक्ट को क्वालिफाई कर रहा है। तो ऑर्थोगोनैलिटी फिर से आ गया, यही चीज़ है, कुछ नहीं है खास। आर नॉन म्यूचुअल ओके। अब यार ये ना देखो थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अपने को याद रखनी है। इसका प्रूफ मैं अभी बताऊं तो मतलब समझ मतलब थोड़ा मुश्किल है इसका ना समझना। चलो देख लो एक बार जल्दी में, प्रूफ अगर आते नहीं नहीं है समझ वैसे, जेन्युइनली प्रूफ एग्जाम में आते नहीं है। तू एक बार पहले थ्योरम समझा दे बेसिकली। थ्योरम तो कुछ नहीं कह रही। थ्योरम सिर्फ इतनी सी है कि मान ले x1 x2 अप टू xn क्या है हमारे म्यूचुअली ऑर्थोगोनल वेक्टर्स हैं। मतलब x1 x2 के भी ऑर्थोगोनल है, x2 x3 के भी और मतलब परपेंडिकुलर है, x3 x4 सब आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। अगर ये नहीं समझ आ रहा क्या होता है तो वो लगा वो यूनिट वेक्टर्स होते हैं ना, यूनिट वेक्टर सारे आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। R3 स्पेस में हम i j हाँ के लेते हैं, हाँ हाँ। Rn स्पेस में वो इनफाइनाइट कितने मतलब चले जाते हैं n तक।
बट वो आपस में परपेंडिकुलर रहते हैं, बेसिक उनका डेफिनेशन वही कहती है। तो वो कह रहे हैं कि अगर ये सारे आपस में ऑर्थोगोनल वेक्टर्स हैं तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे आपस में, मतलब x1 x2 x, ये सारे लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे वेक्टर्स अगर ये ऑर्थोगोनल हैं तो। अच्छा, अगर प्रूफ देखना है मैं एक बारी को बता देता हूँ, अगर नहीं समझ आया तो फिर कभी देखते हैं कि उसके बाद अगर आ गया तो बहुत बढ़िया। तो लीनियरली इंडिपेंडेंट के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए कि ये चीज़ फॉलो करना चाहिए, अगर कोई लीनियर इंडिपेंडेंट के लिए बेसिक डेफिनेशन ही यही होती है लीनियर इंडिपेंडेंसी की। तो देन फोर तो ठीक है, अब उस चीज़ को अभी भूलो, अभी इस चीज़ पे आओ। अगर हम किसी भी एक वेक्टर का जीरो के साथ उसका इनर प्रोडक्ट लें तो हमेशा जीरो आता है, ठीक है। तो अब हम इस जीरो की जगह क्या लिख रहे हैं, इस जीरो की जगह इस पूरे को इक्वेट कर दिया क्योंकि ये जीरो के इक्वल है। ओके। तो जीरो की जगह हमने लिख दिया ये कॉमा एक्स आई। एक्स आई क्या है, एक्स आई सारे 1 2 3 सब होंगे केवल सी नहीं एन तक। लिखेंगे, मतलब सी के जो भी मैटर हुए वो नहीं होगा क्या? क्या? x2 x3, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है। तो अब क्या किया, अभी हमने प्रॉपर्टी देखी थी, अब इसने कह दिया कि ये इनर प्रोडक्ट है, तो इनर प्रोडक्ट है तो ये वो वाली प्रॉपर्टी डिफाइन करेंगे, मैंने कहा था नहीं सेपरेट हो जाते हैं। हाँ हाँ। तो C1 x1 को xi के साथ ले लिया, C1 को बाहर ले लिया, वो अल्फा वाली प्रॉपर्टी भी आ गई यहाँ पे, ठीक है। प्लस ये चीज़ अप टू ये सारे इस तरह से बन जाएंगे इक्वल्स टू 0। अब x2 मतलब अब ये सारे आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है, मतलब म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो x1 को अगर x1 के साथ मतलब x1 को छोड़ दे तो x1 के साथ बाकी जो भी आएंगे वो सब जीरो आएंगे, x1 x2 का इनर प्रोडक्ट क्योंकि म्यूचुअली परपेंडिकुलर हाँ। है ना। तो वो सारे जीरो होते रहेंगे। ऐसे अगर हम x2 लें तो x2 का x2 के साथ छोड़ दें बाकी सारे क्या होते रहेंगे, जीरो होते रहेंगे। हाँ एंड सो ऑन। इसी सिमिलरली अगर xi का xi के साथ छोड़ दें तो बाकी सारे क्या हो जाएंगे, जीरो। तो अपने पास क्या बचेगा, सिर्फ ci इनर प्रोडक्ट ऑफ xi कॉमा xi। इनर प्रोडक्ट ऑफ xi कॉमा xi क्या होता है, नॉर्म ऑफ xi, एक सेकेंड, नॉर्म ऑफ xi का स्क्वायर बेसिकली, ठीक है, इक्वल्स टू 0 है तो फर्क नहीं पड़ता। तो ये नॉर्म की डेफिनेशन से आ गया ना। हाँ। तो अब ये क्या है xi, अब xi तो इन्होंने कह दिया, इन्होंने क्या कहा है, नॉन जीरो म्यूचुअली ऑर्थोगोनल वेक्टर, नॉन जीरो है। तो xi जीरो तो नहीं होगा, तो इसका मतलब क्या है, ci को जीरो होना पड़ेगा। ci जीरो मतलब c1 c2 c3 अप टू cn सब जीरो। अगर इसमें c1 c2 c3 अप टू cn सब जीरो हो गए तो हम कह देते हैं कि वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अगर कोई भी एक नॉन जीरो आता तो हम कह देते हैं लीनियरली डिपेंडेंट है। तो हेंस यहाँ से ये चीज़ प्रूव होगी। अब ऑर्थोगोनल वेक्टर्स, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स मतलब बेसिकली ये चीज़ मतलब इतनी सी है कि मतलब कुछ खास नहीं है, मतलब मेन काम अपने ना आगे ग्राम्स में वो आएगा प्रोसेस वो है। बेसिकली बस इतना कहता है कि एक्स आई और एक्स जे अगर हम ऐसे डिफाइन ना हम कह रहे हैं कि वो ऑर्थोगोनल वेक्टर्स हैं तो आई नॉट इक्वल्स टू जे के लिए तो वो क्या करने चाहिए, ज़ीरो आना चाहिए। हमने देखा था एक्स आई मतलब आपस में। लेकिन अगर आई और जे इक्वल हैं, नॉर्मल ऑर्थोगोनैलिटी में अपने को इससे कोई मतलब नहीं है, ये कुछ भी आता रहे, मतलब ऑब्वियसली ज़ीरो नहीं आएगा, कुछ पॉजिटिव नंबर आएगा, बट अपने को इससे फ़र्क नहीं है। लेकिन अगर हम कह रहे हैं ऑर्थोगोनल ऑर्थो नॉर्मल सॉरी ऑर्थोगोनल कह रहा हूँ, ऑर्थो नॉर्मल वेक्टर्स हैं तो हमें इस पे भी उसकी वैल्यू सिर्फ 1 के इक्वल चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। बेसिकली अगर हमें 1 के इक्वल चाहिए तो हम उस वेक्टर के नॉर्म से उसको डिवाइड करते हैं तो वो 1 के इक्वल आ जाएगा ना। क्या करते थे, मान लो ए का तुम्हें ए कैप चाहिए तो क्या बोलते थे, मतलब ये बैकग्राउंड में अगर हम नॉर्मल अपने सिंपल वेक्टर्स में देखें तो हम क्या बोलते थे, ए ए वेक्टर वेक्टर अपॉन ए अपॉन बार। मॉड ऑफ ए वेक्टर। हाँ। तो यहाँ से अपने को ये मिल जाता है। तो बेसिकली वही चीज़ है कि अगर हमें यहाँ से हमें वो वेक्टर का अपने को वो चाहिए, हमें 1 बनाना है। ये क्या होता था, यूनिट वेक्टर होता था ना, तो अपने को यहाँ पे भी यूनिट तो मतलब वैल्यू मॉड चाहिए। की जगह बस नॉर्म को रिप्लेस करना हाँ है तो ये। ये नॉर्म हो जाएगा। और ये हाँ ठीक है बस इतना ही। अब ऑर्थो नॉर्मल बेसिस क्या होगी, ऑर्थो नॉर्मल बेसिस क्या हुई, बेसिस बेसिस अपने को पता है कि लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स का सेट जो कि स्पैन करे हमारे गिवन वेक्टर स्पेस को। तो अगर
हमारे मान लो ये हमारे ऑर्थो नॉर्मल वेक्टर्स हैं। अब अगर ये वेक्टर्स का सेट एक बेसिस भी है तो हम बोल देते हैं कि वो ऑर्थो नॉर्मल बेसिस है। इसके अलावा और कुछ नहीं है, मतलब इतना ही है बस इसकी डेफिनेशन बेसिकली। अब इसका बेस्ट एग्जांपल है हमारा स्टैंडर्ड बेसिस। हमारा स्टैंडर्ड बेसिस क्या होता था, भव्य बताइए। नहीं याद भाई। वाह, अरे यार स्टैंडर्ड बेसिस होता नहीं था अपने E1 E2 E3, याद है? यूनिट वेक्टर्स याद है? यूनिट वेक्टर्स मान ले R3 स्पेस ले रहे हैं तो E1 क्या होएगा 100, E2 क्या होएगा 010, E3 क्या अच्छा, होएगा हाँ हाँ 001। हाँ, ठीक है जीरो ठीक है। जीरो वन। अब जी। हाँ। स्टैंडर्ड बेसिस ये क्यों होते थे? क्योंकि E1 E2 E3 आपस में लीनियर इंडिपेंडेंट भी होते थे, और E1 E2 E3 को मिला के हम लोग अपना जो वेक्टर स्पेस है R3 का, मतलब हम R3 का कोई भी वेक्टर बना सकते हैं E1 E2 E3 को मिला के। तो ये बेसिकली ये अपना बेसिस बनाता था, और यूनिट वेक्टर जो बेसिस बनाते हैं उसको हम स्टैंडर्ड बेसिस बोलते हैं। अब अब ये स्टैंडर्ड बेसिस जो है ये ऑर्थोनॉर्मल बेसिस भी है। क्यों? क्योंकि E1 E2 E3 क्या है, यूनिट वेक्टर्स, ये आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर भी होते हैं। तो अपने को बस यही तो चाहिए कि एक बेसिस हो वो और परपेंडिकुलर हो, और इनका वही कि I इक्वल्स टू जी है तो वैल्यू तो 1 होती है यूनिट वेक्टर में, और ऑलरेडी होती है। ओके ओके, गेटिंग इट। तो दिस इज तो ये ऑर्थोनॉर्मल बेसिस का एग्जांपल है। अब ग्राम श्मिट ऑर्थोनलाइजेशन ये काम की चीज़ है। इसको इस सब की इसमें क्या होता है, अपने को ना बस एक हमें एक उन्होंने बेसिस दे दी, हमें उसको ऑर्थोगोनल बेसिस बनानी है। तो इसको एग्जांपल से समझते हैं, ये सब बकवास तभी समझ आएगा। तो ये है ए। अब इसका कॉलम स्पेस ऑफ ए, तो ये सब बेसिकली चेक कर लेना। अगर हम इसको रो इक्लोन फॉर्म से हम इसकी रो इक्लोन फॉर्म निकाल लें तो हमें कोई भी नॉन ज़ीरो रो नहीं मिलती। तो मतलब ये वो है, मतलब ये खुद ही, मतलब इसमें सारे वेक्टर्स जो हैं वो सब बेसिस में आते हैं। तो मतलब अब मतलब ये सब पुरानी चीज़ें हैं, अपने को मेन काम है इससे कि ऑर्थोगोनल बेसिस कैसे बनता है, मतलब हमें इसका ऑर्थोगोनल बेसिस निकालना है। तो ठीक है, इसको मान लिया हमने C1 कॉलम, इसको मान लिया C2, और इसको मान लिया समथिंग C3। ठीक है, तो C1 C2 C3 है। तो अभी हमें इसका वो बनाना है, ग्राम श्मिट प्रोसेस से हमें इसके वो बनाना है, क्या कहते हैं, ऑर्थोनॉर्मल बेसिस। तो इसमें सबसे पहला स्टेप होता है कि हम एक U1 निकालते हैं। U1 क्या होएगा C1 डिवाइडेड बाय उसका नॉर्म। तो C1 ये था, C1 डिवाइडेड बाय उसका नॉर्म। तो C1 क्या है 1111। C1 का नॉर्म निकालेंगे 1111 का। अगर हमें यहाँ पे कोई वेक्टर स्पेस डिफाइन नहीं है तो हम अपना यूक्लिडियन वाला ही कंसीडर करेंगे। तो 1111 का नॉर्म क्या हो गया 1,1 प्लस 1, तो मतलब 2 आ 1 जाएगा √4। √4 2 आ गया। तो ये चीज़ समझ आती है। तो हम ऐसा एक U1 निकाल लिया, इसको अपन ने साइड में रख लिया। ठीक है, अब एक Y2 निकालेंगे। Y2 क्या होएगा, ये बेसिकली मतलब ऐसे हमने नाम रखे हैं, कुछ भी रख सकते हो इनके नाम। Y2 क्या होएगा C2 में से, मतलब C1 से जो नेक्स्ट वाला है C2, उसमें से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे U1 C2 का इनर प्रोडक्ट इनटू U1। ये क्यों करा? ये एक प्रोसेस है, हमें इस तरह से चलना है अगर हमें वो निकालना है। अब ये कैसे करते हैं, अब ये देखो ना, U1 C2 का इनर प्रोडक्ट क्या होगा, U1 हमारे पास ये आ गया, हम्म। U1 C2, U1 के हाफ 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 हाफ। ठीक है, तो अगर हम इसमें देखें हाफ हाफ का, हाफ देखते तो +1 + हाफ 2 हो जाएगा। हाफ हाफ सबके सेम है। ठीक है, हाफ इंटू वन हाफ हो गया, प्लस 2 इंटू हाफ 1 हो गया, प्लस 0 इंटू हाफ 0 हो गया, प्लस 1 इंटू हाफ हाफ हो गया। तो ये 2 आ गया, हम्म। इनर प्रोडक्ट 2 आ गया। तो U1 से 2 का इनर प्रोडक्ट अपने पास 2 आ गया। अब 2 को मल्टीप्लाई कर दो U1 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या बनेगा 1 1 1 1। हाँ, अब C2 में से 1 1 1 1 माइनस करो। C2 क्या है, तो आ ये जाएगा 1 1 1 0 माइनस करेंगे 1 0 माइनस। 1 माइनस 1 0। हाँ,
तो ये आ गया 0 1 -1 0। अब ये क्या है अपना u2, नहीं सॉरी ये अपना आया y2। u2 कैसे निकालेंगे, y2 को उसी के नॉर्म से डिवाइड कर दो, तो 1 अपॉन इसका नॉर्म क्या आएगा 0 1 -1 0 का 1 इंटू 1 प्लस -1 इंटू -1 का होल रूट, तो √2। ठीक है। अब y3 बेसिकली हम जो ये u1 u2 u3 निकाल रहे हैं ना, ये हाँ ही हमारे ऑर्थोनॉर्मल बेसिस बनाते हैं। तो हम यही देख रहे हैं कि u1 u2 u3 कैसे निकालते हैं। मतलब तो ऑर्थोनॉर्मल बेसिस बनेगा तो सही, उसको अपन को उसका कुछ चेक नहीं करना पहले। चेक करने के लिए अपन ने ऊपर किया है ना, ये सब ऊपर किया है कि देखो वी कैन शो दैट कॉलम वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। हमने चेक कर लिया कि अच्छा वो लीनियरली हाँ इंडिपेंडेंट ठीक है, है, ठीक है। तो उससे अपने को वो पता एक चल गया लॉन कि वाला। बेसिस बनाता है, तो वहां से अपने को पता चल गया कि ठीक है ये बनेगा। ठीक है। तो अब ठीक है, फिर से एक बार देखते हैं कि u1 कैसे निकालना। u1 तो सिंपल है कि जो पहला कॉलम है उसको उसी के नॉर्म से डिवाइड कर दो, खत्म। यू u2 कैसे निकलेगा, एक y2 बनाएंगे जो कि होगा c2 माइनस जो पहले निकाला है उसका c2 के साथ इनर प्रोडक्ट करेंगे, फिर जो निकाला है उसमें उसको मल्टीप्लाई कर देंगे और c2 में से माइनस कर देंगे y2, और इसका पूरे का आपस में नॉर्म ले लेंगे, ये बन गया u2। अब u3 क्या है, u3 क्या है c3 माइनस पहले का, मतलब c3 माइनस ये बेसिकली अपन ने क्या निकाला है y2, नहीं y2 नहीं, c3 माइनस इतना पार्ट माइनस, अब एक और वेक्टर क्या बचा u2, u2 के साथ सेम यही वाला काम करेंगे, समझे। ये इसका आंसर शायद ये गलत है, ये कंफर्म नहीं है, ये बोल रहा था हाँ मेरे को ठीक है, वो कोई, तो सॉल्व करके देख लेंगे। वो सॉल्व करके देख लेना। बट अब ये वाला एग्जाम ये ना एक बार खुद से करके करोगे तो ही समझ आएगा, हाँ ओके। क्योंकि ये बेसिकली सिर्फ फॉर्मूला में अप्लाई करना है, ये ऐसा फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला तो यहाँ पे अगर दिया हुआ सिमिलरली एक बार अगर y4 हो तो अपन मतलब y2 y3 मतलब y1 y2 y3 तीनों लेंगे राइट, मतलब हाँ अगर अगर 4x4 बेसिस, का स्क्वायर मैट्रिक्स हो। हाँ तो उसकी अपन डायमेंशन निकाल लेंगे। डायमेंशन कैसे निकालते हैं, बेसिस के अंदर कितने वेक्टर्स आ रहे हैं, तो हम्म। जितनी डायमेंशन होगी उसके उतने ही वो बनेंगे ऑर्थो नॉर्मल वेक्टर्स। ओके। तो जैसे यहाँ पे बेसिकली ये अ, इसका फॉर्मूला जनरल में कैसे दिया हुआ है कि y1 तो हम पहला ही ले लेंगे जो भी है x1, u1 कैसे निकालना y1 बाय y1 का नॉर्म, y2 कैसे निकालना x2 माइनस दिस थिंग, u2 कैसे निकालना y2 बाय y2 का मॉड, ऐसे अप टू मान लो kth हमें निकालना है वेक्टर, तो y के माइनस दिस थिंग, वो इतनी बार ही माइनस होता रहेगा। फॉर्मूला तो ये मेरे को भी याद नहीं है, तो ये खोल ही लेना फॉर्मूला तो इसके टाइम, बट हाँ अप्लाई करना आना चाहिए। हम्म। अब ये फिर से अगर कोशिश हुआ इनइक्वालिटी, ये चीज़ बेसिकली यही बोल रही है कि अपने एक्स और वाई दो वेक्टर्स हैं वी में, तो एक्स वाई के जो इनर प्रोडक्ट का स्क्वायर है वो लेस देन और इक्वल्स टू होता है एक्स एक्स के इनर प्रोडक्ट को है और वाई वाई के इनर प्रोडक्ट के। भाई अब इस काशी 7 में आई थी, इधर भी जान खा गई। अबे ये कोशी एक बंदे का नाम है, इसने अलग अलग चीज़ें की हैं, उस टाइम कुछ और था। हाँ। ये मेरे ख्याल से दो बंदे हैं कोशिश हुआ, पता नहीं एक ही है, चलो छोड़ो। तो अब इस वाले में अगर हम रूट ले ले दोनों साइड, है ना, तो ये तो बन जाएगा मॉड ऑफ एक्स वाई का मॉड लेस इनर देन प्रोडक्ट का इक्वल्स टू, मॉड। अब ठीक है। इसका रूट होएगा और इसका रूट होएगा, ये क्या होता है नॉर्म ऑफ एक्स, ये क्या होता है नॉर्म ऑफ नॉर्म वाई। ऑफ एक्स। तो ये चीज़ भी ध्यान रखना, ये नॉर्म अपन ऑफ। अभी एक, ये अभी नीचे ट्रायंगल इनइक्वालिटी इसमें काम भी लेंगे इस चीज़ का। तो वी क्या है इनर प्रोडक्ट स्पेस यू वी कोई, अच्छा तो बेसिकली अपनी ट्रायंगल इनइक्वालिटी क्या कहती है, ये तो बचपन से ही पढ़ रहे हैं कि यू प्लस वी का अगर नॉर्म लेंगे, मतलब नॉर्म जैसी चीज़ें नहीं पढ़ी बट हाँ ये चीज़ अपने पढ़ी है कि अगर ट्रायंगल में सम ऑफ टू साइड लेस देन, वो सब हाँ चीज़ें ही हाँ हैं वो ये। चीज़। तो अगर यहाँ हम वेक्टर स्पेस में डिफाइन कर रहे हैं तो नॉर्म ऑफ यू प्लस वी इज लेस देन और इक्वल्स टू नॉर्म ऑफ यू प्लस नॉर्म ऑफ वी। अब ये बेसिकली डिफाइंड तो अपनी कॉम्प्लेक्स फील्ड पे भी है, लेकिन अपन के सिलेबस में शायद रियल फील्ड ही है, तो हम लोग अभी मान रहे हैं कि हमारी फील्ड रियल ही है, उसके अकॉर्डिंग ही सॉल्व करते हैं। मतलब एक जगह सर ने कॉम्प्लेक्स वाली चीज़ ये लिखी है, जैसे रियल पार्ट आया है ये बताता हूँ।
लेकिन हम उसके बाद भी एक तरह से मान लेंगे तो रियल फील्ड है, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। तो ये चीज़ क्या होगी, इसकी डेफिनेशन क्या होती है नॉर्म की, u प्लस यू का खुद के साथ ही इनर प्रोडक्ट का रूट। अभी हमने स्क्वायर ले लिया सिंपली, मतलब आसान बनाने के लिए थोड़ा, ताकि रूट ना लिखना पड़े। तो ये बेसिक डेफिनेशन लिखी। अब इसकी प्रॉपर्टी से हमने इनको अलग अलग कर दिया, u को u के साथ, u को v के साथ, v को u के साथ और v को v के साथ। तो ये 4 टर्म्स आ गई। अब u और u तो ऐसे, अब v कोमा u, अब मैंने बताया था ना ऊपर कि हम वी और अब यू। अगर हम कॉम्प्लेक्स फील्ड को बिल्कुल भूल ही जाएं, हम सिर्फ रियल के ऊपर ही ध्यान दे रहे हैं, तो हम सिंपल सिमेट्री से भी बोल सकते हैं। तो u कोमा v इक्वल्स टू v कोमा u होना चाहिए। मान लो तुम्हें कॉम्प्लेक्स में भी जाना है, तो ये तुम लगा दोगे, बार लगा दोगे। तो ये मान लो एक अब हमारा मान लो z है कि कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये z बार है, तो z प्लस z बार क्या होता है, 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z। ठीक है, ये चीज़ होती थी। अगर मान लो इस चीज़ में नहीं भी जाना, तो हम सिर्फ इसको क्या लिख सकते हैं, u कोमा v भी लिख सकते हैं, क्योंकि v कोमा u तो u कोमा v के इक्वल होता है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम्स u कोमा v लिख सकते हैं। अभी इसके बाद भी ना हमने यही मानना है, एक सेकेंड, हाँ, इसके बाद भी हमने ना आगे यही मानना है कि हम रियल फील्ड कंसीडर कर रहे हैं, तो हम इसको अपने आप हटा देते हैं। तो अपन लोग शुरू में ही हटा देते हैं। तो ये चीज़ समझ आई, ये 2 टाइम्स हो गया। अब u कोमा u क्या हो गया, नॉर्म ऑफ u का स्क्वायर, v कोमा v क्या हो गया, नॉर्म ऑफ v का स्क्वायर। ये रियल पार्ट हटा देते हैं, रखना है तो रख लो, तो भी फर्क नहीं पड़ता। 2 टाइम्स u कोमा v। अब अब यहाँ पे लगाएंगे हम कॉची-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी। अब ये इनइक्वालिटी क्या कहती है अपने को, कि एक्स वाई का जो नॉर्म है वो लेस देन इक्वल्स टू है, एक्स वाई का जो इनर प्रोडक्ट है वो लेस देन इक्वल्स टू है एक्स का नॉर्म इंटू वाई का नॉर्म। तो आ, ये तो ये हमारा एक्स वाई है, इसका नॉर्म क्या होएगा, लेस देन, और इसका इनर प्रोडक्ट क्या होगा, लेस देन इक्वल्स टू इसका नॉर्म इंटू इसका नॉर्म। तो ये लेस देन इक्वल्स टू का साइन लगा दिया। तो क्यू का नॉर्म का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स नॉर्म ऑफ यू नॉर्म ऑफ वी प्लस नॉर्म ऑफ वी का स्क्वायर। यहाँ पे हमने कॉची-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी लगाई। अब ये हमारे हमने स्क्वायर लिया था इक्वल्स टू, अब ये क्या हो गया, नॉर्म ऑफ यू प्लस नॉर्म ऑफ वी का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर से स्क्वायर गया, तो अपना ये ट्रायंगल इनइक्वालिटी प्रूव हो गई। ठीक है, अब देखते हैं आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स क्या होते हैं। तो मान लो हमारा ए है कोई भी एक n क्रॉस n टाइप का मैट्रिक्स। ठीक है, तो हम एक इस टाइप की इक्वेशन को डिफाइन करते हैं, ए एक्स इक्वल्स टू लैम्डा एक्स, जहाँ पे लैम्डा जो है उसको बोलते हैं आइगन वैल्यू, और एक्स जो है उसको बोलते हैं आइगन वेक्टर। तो बेसिकली ए अपना कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है n क्रॉस n टाइप का। तो ए एक्स इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स एक्स। अब इसकी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या है, मतलब इसका मतलब क्या है ज्योमेट्रिकली, इसका मतलब ज्योमेट्रिकली ये है कि ये देखो हमारा ए क्या है, एक मैट्रिक्स, एक्स भी एक क्या है, वो मैट्रिक्स ही है। ठीक है, एक्स अपना क्या है, आइगन वेक्टर है। तो वेक्टर क्या है, ये एक मैट्रिक्स के फॉर्म में ही होएगा वेक्टर। मान लो कॉलम वेक्टर है, ए कॉलम अपना वेक्टर टाइप सिंपल का। वेक्टर है, या मतलब। ए अपना n क्रॉस n टाइप का मैट्रिक्स है। हाँ। ठीक है, तो ए एक्स क्या होएगा, अपना एक मैट्रिक्स ही बनेगा प्रोडक्ट करके। लेट्स से मैंने ए एक्स को कुछ मान लिया बी, ए इंटू एक्स एक नया मैट्रिक्स ही बनेगा ना प्रोडक्ट करके, दोनों मैट्रिक्स हैं, इसको हाँ मान लिया हाँ। मैंने बी। तो बी इक्वल्स टू सम लैम्डा टाइम्स एक्स, लैम्डा स्केलर है, एक्स और बी मेरे मैट्रिक्स हैं। तो इसका मतलब क्या है, बी और एक्स आपस में पैरेलल है, ये होता है ना। मान लो अपना एक वेक्टर ये है, उसको समथिंग इनटू ये कर दिया, लैम्डा टाइम्स ये कर दिया, तो बेसिकली ये पैरेलल तो हुए ना। तो ये चीज़ इस मतलब इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन इस चीज़ का ये है कि एन आइगन वेक्टर एक्स ऑफ ए is a non-zero vector in R3 such that x and ax are parallel। ax अपना b है ना, या b अपना ax है, की बात है। तो ये अपने काम के नहीं है, बस समझने के लिए था। अपने काम का आएगा, हमें सॉल्व किससे करना है, अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन से।
अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन क्या कहती है कि जो x है अपना, वो क्या है, वो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है एक होमोजेनियस इक्वेशन का, और वो होमोजेनियस इक्वेशन इस टाइप की है। नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन तो पता ही है कि अपने ज़ीरो के अलावा जो भी हाँ सॉल्यूशन आते हैं, और हम्म। होमोजेनियस इक्वेशन के नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस होते हैं इनफाइनाइट, ये भी अपने को पता है। तो यहाँ से x की वैल्यू इनफाइनाइट आ सकती है। तो हम एक, तो मतलब हम बेसिकली एक पर्टिकुलर वैल्यू लेते हैं उन इनफाइनाइट में से कोई भी, उसको हम कह देते हैं कि वो इसका एक आइगन वेक्टर है। ये क्वेश्चन से समझ आएगा अभी, बट बेसिकली अपने को सोल्व इस चीज़ को करना है, आइगन वेक्टर और आइगन वैल्यू निकालने के लिए। तो एन आइगन वेक्टर x इज अ नॉन जीरो वेक्टर विच फॉल्स इन द नल स्पेस ऑफ, तो मतलब ये ठीक है, ये कुछ काम का नहीं है, अगर समझ आता है तो भी ठीक है, नहीं समझ आता तो भी ठीक है। ये 2-3 लाइनें। बेसिकली नल स्पेस क्या होता है, मान लो तुम्हारा a टाइम्स x इक्वल्स टू 0 है, तो इस टाइप के इक्वेशन के लिए x के जो भी सॉल्यूशंस का सेट बनता है, वो तुम्हारा जो भी स्पेस बनता है वो नल स्पेस होता है। तो बेसिकली ये उसी को तो डिनोट कर रहा है, x नल स्पेस को डिनोट कर रहा है। नहीं समझ आया तो भी दिक्कत नहीं है, वो काम का भी नहीं है इतना। तो अपने को अब निकालना क्या है, लैम्डा और x क्या है आइगन वेक्टर, और लैम्डा क्या है आइगन वैल्यू। तो द फैक्ट दैट x इज द नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन ऑफ वन इफ एंड ओनली इफ, तो ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए कि अपनी इक्वेशन क्या है, अपनी लैम्डा आई इक्वेशन ये है। माइनस ए। तो हम कह रहे हैं कि इसके नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होने चाहिए। ट्रिवियल सॉल्यूशन क्या होता है, x इक्वल्स टू 0। हम कह रहे हैं हमें नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन चाहिए, तो मतलब x 0 के इक्वल नहीं हो सकता। x 0 के इक्वल नहीं है तो ये चीज़ 0 के इक्वल होनी चाहिए, क्योंकि इक्वल्स टू 0 है इक्वेशन में। तो हम क्या करते हैं, लैम्डा ई माइनस ए का डिटर्मिनेंट निकालते हैं, उसको करते हैं हम 0 के इक्वल। लैम्डा माइनस आई ए कैसे हो जाता है बटे फिर? ये लैम्डा माइनस, अच्छा ये पूरे या तो मैंने गलत लिखा है कहीं पे, या फिर सही लिखा फर्क है नहीं, या फिर फर्क नहीं पड़ता होगा। ये ये। ठीक है, तो आई बेसिकली हमें आई इधर उधर हो गया, उससे फर्क ही नहीं है। हाँ लैम्डा, लैम्डा करिए माइनस नीचे। आई, लैम्डा माइनस अरे 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 हाँ गलत है, लैम्बडा आई माइनस ये रहेगा। है ना, वही यहाँ पे आएगा वही हाँ वही। लैम्डा आई माइनस ए। भव्यम कह रहा आई इधर से उधर हो गया, फर्क ही नहीं हाँ पड़ा। कोई फर्क नहीं है। ठीक है। चलो ठीक है। तो अब क्या है, हाँ तो ठीक है ना, अपने को इसको 0 करना है। तो अब ये, हाँ यही है लैम्डा आई माइनस, यहीं पे गलत लिख दिया मैंने भाई, मैंने इसमें गलती की है। सब लोग ये पढ़ रहे हैं, आधे तो इसी में परेशान रहते होंगे, ये आया कैसे। तो हाँ इतनी ढंग से मैंने तो पढ़ी भी नहीं। वही तो, मैंने खुद नहीं ढंग से पढ़ के बनाया। हाँ ठीक चल है। ठीक है। तो लैम्डा आई माइनस ए का डिटर्मिनेंट बेसिकली क्या देगा अपने को, एक लैम्डा में पॉलिनोमियल देगा डिग्री एन का देगा, क्योंकि एक डिटर्मिनेंट की एक वैल्यू आएगी ना हाँ है ना। तो अब जो ये पॉलिनोमियल अपने को मिला, इसकी जो रूट्स होती है ना, उन्हीं को बोलते हैं आइगन वैल्यूज। ठीक ओके। है, तो ये एग्जांपल से, और उन रूट्स को अगर हम इस इक्वेशन में डाल दें, इस इक्वेशन में लैम्डा के रूट्स को डाल दें, अपने को ए पता है, आई के आइडेंटिटी मैट्रिक्स है n क्रॉस n का, लैम्डा अपने को मिल गया, तो हम x निकाल सकते हैं, हाँ है ना। x निकाल सकते हैं, तो x क्या होगा, अपना आइगन वेक्टर होगा। अब ये हम इस क्वेश्चन में निकालते हैं, हमें a हाँ दिया है, हम इसके आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स निकालने हैं, यहाँ से ज़्यादा क्लियर होगा। ये जो मतलब पॉलिनोमियल बनता है, इसको कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल बोलते हैं, ऐसे नाम है इसका। वो तो एक्स अपन वो रो रिड्यूस एक्लॉन फॉर्म उससे निकालेंगे क्या, हाँ उससे या अगर, हिट एंड ट्रायल अगर लगाते रहो? नहीं उससे ही निकालेंगे ना, रो एक्लोन फॉर्म से। अच्छा। अब जैसे इस केस में पता है क्या होएगा, तेरे को साफ साफ तेरे को एक ही इक्वेशन मिलेगी। अब इसके बाद ना, ये एग्जांपल, ये 3x3 वाला, इसमें देख इन्होंने उसी, ये देख कन्वर्ट किया होगा, सर ने डायरेक्ट आंसर लिख दिया, लेकिन हाँ ये उसी से निकलेगा, रो एक्लोन फॉर्म से। ये एक मिनट पढ़ने दे भाई थोड़ा सा। और कोई तरीका तो है नहीं।
या मतलब जैसे अपन पहले करते थे, 3 इक्वेशन बनाएंगे 3 वेरिएबल में, उनको सॉल्व करेंगे। अब अपन ने ऑब्जेक्टिव में तो अपन ऐसे कर सकते हैं, लेकिन हमें अगर मान ले मिड सेम में क्वेश्चन आया तो हमें रिड्यूस मतलब रो इक्लोन फॉर्म से करना पड़ेगा। तो अभी हम लैम्डा माइनस ए निकालते हैं। तो लैम्डा कुछ मतलब लैम्डा ही मान लो, आई क्या है मतलब 2x2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स माइनस ए। तो मतलब बेसिकली ये तो मैट्रिक्स में पता ही है कि इंडिविजुअल एलिमेंट्स पे ऑपरेशन होते हैं। तो ये अपने को मिला लैम्डा माइनस ए करके। इसका डिटर्मिनेंट निकाला तो हमें मिला लैम्डा स्क्वायर माइनस 3 लैम्डा। तो यहाँ से हमें लैम्डा की वैल्यूज मिली 0 और लैम्डा की वैल्यू मिली 3। तो अब हमें ये हमारे आगे आइगन वैल्यूज। अब हमें निकालना है आइगन वेक्टर। तो आइगन वेक्टर के लिए पहले हम केस लेते हैं लैम्डा इक्वल्स टू 0 वाला। तो लैम्डा को इसमें 0 डाला तो अपना क्या बचा, माइनस ए एक्स इक्वल्स टू 0। ये चीज़ तो 0 हो गई। तो या फिर ए एक्स इक्वल्स टू 0। तो अब हमारा ए था इस टाइप का कुछ, 2√2√2 1, 2√2√2 1 और x हमारा है x1 x2 टाइप। ठीक है, तो ए एक्स इक्वल्स टू 0 हमें इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ से तो अब ध्रुव देख, इसको भी तू अब 2x2 में भी इसको भी तू कर सकता है रो इक्लोन फॉर्म में, बट अपने को 2 इक्वेशन सॉल्व करनी ज़्यादा आसान लगती है, रादर हम इसको कन्वर्ट करें। तो हमने 2 इक्वेशन बना ली, 2 टाइम्स x1 प्लस √2 टाइम्स x2 इक्वल्स टू 0 और √2 टाइम्स x1 प्लस x2 दोनों इक्वल्स टू सेम 0। ही इक्वेशन है। नहीं, अच्छा हाँ ठीक है, रूट टू एक ही कॉमन सेम ले इक्वेशन लेना। है। सेम इक्वेशन है। अरे तो ऑब्वियसली अपने को एक इक्वेशन मिलनी थी, रीजन बीइंग 2 वेरिएबल एक इक्वेशन। क्योंकि क्योंकि इसके सॉल्यूशन ही सिर्फ नॉन ट्रिवियल एग्जिस्ट, अपने को चाहिए इसका नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, और इसके एग्जिस्ट भी इनफाइनाइट सॉल्यूशंस करेंगे। तो अपने को 2 इक्वेशन सेम मिल भी नहीं सकती, मतलब मिलती भी तो डिफरेंट कुछ मिल ना भी नहीं कुछ। सकेगी, वरना हाँ एक यूनिक हाँ, सोल्यूशन दे देगा वो। वरना एक यूनिक सॉल्यूशन मिल जाएगा उसका। हाँ ठीक है। तो यहाँ से अब ये चीज़ कंफ्यूज करेगी, इसकी जगह अपन क्या कर सकते हैं, बेसिकली x1 मान लो अपना ये आ गया है ना। तो इसमें क्या करते हैं हम, जो नॉर्मल तरीका अपन 3x3 में भी लगा रहे हैं, x1 को हमने t मान लिया। तो x2 क्या हो गया, -√2 टाइम्स t, है ना। यप्स यप्स यप्स। तो अपना x1 x2 मैट्रिक्स क्या बना, t -√2 t। बेसिकली ये अपना वो होना चाहिए। तो इसमें से t कॉमन लेंगे तो t बाहर आ गया 1 और -√2। तो ये 1 और ये -√2 ये अपना आ गया आइगन वेक्टर। तो -1। अब हाँ वो अगर हम एक ही मतलब बात है। अब t के हिसाब से इनफाइनाइट वैल्यूज एग्जिस्ट करती हैं इसकी। ठीक है, हाँ लेकिन हम सिर्फ ये वाली एक कंसीडर कर लेते हैं। अब ऐसा क्यों, अब कोई कहेगा कि ये वाली क्यों नहीं ली। अब ये दोनों आपस में ना लीनियरली डिपेंडेंट है, और आइगन वेक्टर्स मतलब एक यूनिक आइगन वेक्टर्स जो होते हैं वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं। तो अगर हम मान लें इसको और इसको अलग अलग कंसीडर करें, तो इसमें अगर हम -1 का मल्टीप्लाई करें तो हमें यही मिल रहा है, तो ये तो लीनियरली डिपेंडेंट हो गया। तो बेसिकली हम ये लें या ये लें एक ही बात है, हमें बस एक यूनिक वो मिलना चाहिए, लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर। तो 1 -√2 भी हो सकता है और -1 √2 भी हो सकता है, या इसको तो 2 से मल्टीप्लाई कर दे उससे कुछ है वो भी हो सकता है, बट हम एक लेते हैं। तो अपने को एक आइगन वेक्टर मिल गया ये वाला। अब लैम्डा हमने क्या डाला था 0। अब लैम्डा को हम डालते हैं 3। तो लैम्डा को 3 डाला तो 3i - a इक्वल्स टू 0। तो अब फिर से अब ए और आई की वैल्यू डाल लो, एक्स को x1 x2 पुट करो, तो ये 2 इक्वेशन आएंगी। अब इन 2 इक्वेशन से इसी तरह से अपन ये निकाल लेंगे, क्या करते हैं इसन √2 और 1 आएगा। एक सेकंड।
हाँ तो ठीक है, तो हाँ ठीक है, तो हमें क्या क्या मिल गए, ऊपर लैम्डा 0 से ये वाला मिला था आइगन वेक्टर, लैम्डा 3 से ये वाला मिल गया, तो हमें दो लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स मिल गए। तो वो 2x2 का था एग्जाम्पल, ऐसे ये 3x3 का एग्जाम्पल ले हम, तो इसमें भी बस वही किया, लैम्डा माइनस ए का डिटर्मिनेंट सॉल्व किया, तो लैम्डा 1 की वैल्यू आ गई, लैम्डा 2 की वैल्यू आ गई, लैम्डा 3 की वैल्यू आ गई। 3x3 था तो अपने को 3 वैल्यू मिली, लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 की। अब लैम्डा 1 1 लिया, तो लैम्डा 1 को 1 डालेंगे तो आई माइनस ए इंटू एक्स। अब ये अपना आई माइनस ए बनेगा इंटू एक्स। अब इसको वही रो एक्लोन फॉर्म्स, अब हाँ ठीक है, इसमें भी क्या किया है, या तो रो एक्लोन फॉर्म से सॉल्व कर लो, या फिर अभी इन्होंने इसमें भी ना इक्वेशन आसान बन रही थी तो डायरेक्टली बना ली कि -2x1 + 2x2 = 0, 2x1 - 2x2 = 0, ये बेसिकली दोनों सेम इक्वेशन है। -4x3 = 0, तो हमें क्या मिला, x3 = 0 मिल गया और x1 x2 बराबर मिल गए। तो अगर हमने x1 को t डाला तो x2 अपने आप t हो गए और x3 तो 0 है, तो हमारा ये कैपिटल x1 से हमने वो आइगन वेक्टर को डिनोट कर दिया, तो ये हो गया हमारा t0, t कॉमन लिया 110, तो 110 हमारा एक आइगन वेक्टर आ गया, लैम्डा इक्वल्स टू 1 के कोरेस्पॉन्डिंग। अब लैम्डा 2 और लैम्डा 3 अपने इक्वल है, 5 के इक्वल है, दोनों सेम है, तो एक ही बार सॉल्व करें हम। अब अभी मैंने कहा था कि यहाँ पे नहीं, अच्छा ठीक है वो तो ठीक है। तो हाँ, तो अब इसको लैम्डा 2 बेसिकली ये 5 है, तो 5i माइनस ए इंटू एक्स इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करेंगे तो ऐसी इक्वेशन बनेगी। तो यहाँ पे ऐसे ही अपने को क्या मिलेगी, इक्वेशन क्या मिलेगी, 2x1 + 2x2 = 0, 2x1 + 2x2 = 0, और कोई मिलेगी नहीं इक्वेशन। तो हमें सिर्फ इतना मिला, और x3 0 नहीं बोल सकते हम, x3 कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे तो आ रहा था -4x3 = 0 आ रहा था, इसलिए हमने x3 को 0 बोला। अब यहाँ पे तो x3 काम ही नहीं आ रहा, तो x3 कुछ भी हो सकता है, इनफाइनाइट वैल्यूज ले सकता है। तो x3 को हमने कुछ u बोल दिया, x1 और x2 आपस में माइनस का रिलेशन है इनका, तो एक को s बोल दिया, दूसरे को -s। तो हमने x1 x2 x3 को कैसे लिखा, -s, s और u। तो अब u डिफरेंट वेरिएबल है, उसको हमने अलग ले लिया और मैट्रिक्स को ब्रेक कर दिया। तो s को कॉमन लिया, u को कॉमन लिया, तो हमें दो मिल गए वेक्टर, दो आइगन वेक्टर्स मिल गए। तो अब यहाँ पे ऑल दो वैल्यूज सेम आई, बट अपने को फिर भी दो डिफरेंट आइगन वेक्टर्स मिल गए। तो हमें यहाँ पे 3 आइगन वेक्टर्स मिल गए, x1 x2 x3। अब ये ऐसे है कि अगर A इज़ अ ट्राइंगुलर मैट्रिक्स देन डायगोनल एलिमेंट्स आर दी वैल्यूज ऑफ आर द आइगन वैल्यूज। तो ठीक है, अगर अपना मतलब याद रखने वाली चीज़ है कि अगर कोई ट्राइंगुलर मैट्रिक्स दिया हुआ है तो उसके जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं ना, वही उसकी आइगन वैल्यूज होती हैं, अपने को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। और इफ़ A and B मैट्रिक्स आर सिमिलर देन दे हैव सेम कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल एंड हैंस सेम आइगन वैल्यूज। बकवास चीज़ ऑब्वियसली, अगर ए और बी सेम होंगे तो उनकी पॉलिनोमियल सेम बनेगा, आइगन वैल्यू सेम बनेगी। डायगोनलाइजेशन अभी नेक्स्ट लेक्चर में अपने को यही पढ़ना है पूरा, तो वहीं पढ़ते हैं। ये लेक्चर कौन सा तक हो गया? बस इतना ही आ रहा है क्विज में। ये एक लेक्चर लेक्चर रह गया। हाँ, तो क्या है ये डायगोनलाइजेशन ऑफ मैट्रिसेस। तो हमें अगर चेक करना है डायगोनलाइज कैसे कर, मतलब मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल है या नहीं है, अपने को चेक करना है। तो हमें ए मैट्रिक्स, अब इसमें थोड़ी कन्फ्यूजन होगी, यहाँ पे ध्यान से सुनो। अब ए मैट्रिक्स पे अपने को चेक करना है। अब वो हम कब कहते हैं कि ए मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल है, इफ देयर एग्जिस्ट अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स पी। एक मैट्रिक्स पी एग्जिस्ट करना चाहिए सच दैट पी इनवर्स ए इंटू पी एक डायगनल वो डायगनल मैट्रिक्स हो, मतलब उसके एलिमेंट सिर्फ डायगनल्स पे हों।
अपने को p नहीं, हमें p से मतलब नहीं है कि उसकी क्या वैल्यू है, बस एक p ऐसा एग्जिस्ट करना चाहिए सच दैट p इनवर्स a इंटू p उसकी वैल्यू जो आए उसमें सिर्फ उसका जो वो जो मैट्रिक्स बनेगा उसके सिर्फ डायगोनल में एलिमेंट्स होने चाहिए, बाकी जगह जीरो होने चाहिए। अगर ऐसा कुछ होता है तो हम कह देते हैं कि ए डायगोनलाइजेबल है, ठीक है। और एक और कंडीशन, ए डायगोनलाइजेबल सिर्फ तभी होता है अगर ए के n लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स हैं। मतलब मान ले ए n क्रॉस n का है तो इसके n लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स मिलने चाहिए हमें, ओके। ठीक है। और ये हमें p वैसे निकालना नहीं है, लेकिन अगर p निकालना पड़ते तो p बेसिकली वो जो वेक्टर्स निकालेंगे ना हम आइगन वेक्टर्स, उन्हीं का वो होता है मैट्रिक्स, उन्हीं से बना हुआ मैट्रिक्स होता है, ठीक है। तो p भी अपने हमने पता लगा लिया। और बेसिकली ये जो डायगोनल में इसकी वैल्यूज होती है ना, ये भी और कुछ नहीं होती, ये आइगन वैल्यूज ही होती हैं। लैम्डा 1 लैम्डा 2 अपन निकालते हैं ना, वही सब होती हैं यहाँ पे, और कुछ और कोई अलग वैल्यू नहीं होती। तो आइगन वेक्टर्स कॉरेस्पॉन्डिंग टू आर लीनियर, दोनों लाइनों में सेम चीज़ लिखी हुई है और कुछ नहीं। ओके, अब ये ए एम जी एम ये यहाँ से कम समझ आएगा। अलजेब्रिक मल्टीप्लिकेशन और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिकेशन ये आगे एग्जांपल में जहाँ यूज़ होएगा ना, मैं वहीं पे बता दूंगा कि क्या होता है। बस ओके। इतना ध्यान रखो कि अगर ए एम और जी एम इक्वल होते हैं ना, मतलब ये वो वाले ए एम जी एम नहीं है, ये अलजेब्रिक मल्टीप्लिकेशन और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिकेशन है। कि अगर ये इक्वल होते हैं ना तो अपना एक ऐसा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, तो अपना एक पी एग्जिस्ट कर जाता है अगर ऐसी चीज़ होती है। ये आगे थोड़ा और समझ आएगा कि क्या क्यों ऐसा क्यों है। तो एग्जांपल से देखते हैं। तो हमें ये ए दिया हुआ है, हमें इस पे ये सब करना है डायगोनलाइजेशन वाला काम। तो अपने को और कुछ नहीं समझ आया, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका वो निकाल लेंगे लैम्डा ए माइनस लैम्डा ए या लैम्डा ए माइनस ए का डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे। अपन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालते हैं। तो हमें लैम्डा की वैल्यू क्या मिली, एक तो वैल्यू आई 1 और एक वैल्यू आई -2। अब ए एम क्या होता है कि अगर कोई भी एक वैल्यू रिपीट होती है ना, तो वो कितनी बार रिपीट हो रही है उसको बोलते हैं ए एम। जैसे यहाँ पे -2 दो बार रिपीट हो रहा है, तो हम इस यहाँ पे ए एम की वैल्यू क्या होगी 2, ठीक है। जो सबसे ज्यादा बार रिपीट होगा वैसा नहीं क्या? बेसिकली अगर कोई भी वैल्यू रिपीट हो रही है और वो कितनी बार रिपीट हो रही है, ठीक है। तो नाउ फाइन, हाँ, तो अब यहाँ पे हमने लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 निकाल लिए। अब हमें इसके कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स निकालने हैं। तो अगर लैम्डा 1 1 है तो आइगन वेक्टर निकालने के लिए हम वो इक्वेशन लगाएंगे, लैम्डा 1 को 1 डाल लेंगे तो a माइनस आई इंटू एक्स इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक वेक्टर मिल जाएगा v1, ये, ठीक है। जैसे पहले सॉल्व किया था वैसे ही करेंगे। अब अगर हम इसको -2 लेंगे तो a माइनस लैम्डा ही होता है, तो a प्लस 2i इंटू एक्स बन जाएगा। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ से दो वेक्टर्स मिलेंगे, v2 और v3। अब यहाँ पे हमें इसको सॉल्व करके दो वेक्टर, मतलब यहाँ पे वैल्यू एक थी और मतलब यहाँ पे -2 के कॉरस्पॉन्डिंग हमें कितने वेक्टर्स मिले, हमें दो वेक्टर्स मिले, तो gm क्या हो गया 2। लैम्डा इसके लैम्डा 2 3 इसका मतलब -2 के कॉरस्पॉन्डिंग इसका am क्या था 2, इसका gm क्या है, मतलब कितने वेक्टर मिले वो भी 2। तो मतलब यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये बेसिकली डायगोनलाइजेबल हो जाएगा। तो अगर इसको और एक बार आसान, ये वाली चीज एक बार वापस समझा भाई, ज्यादा समझ नहीं आई मेरे को तो। देख यहाँ पे इसका AM2 था, मतलब दो बार ये दो आया बार था। रिपीट हुई। हाँ। अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें वेक्टर्स कितने मिले, दो। हाँ। सॉल्व किया हमने, जैसे हमने पहले वो एस और यू वाला केस निकाला था, एस और यू हमने लेट किए थे, वहां से अपने को दो मिले थे ना। हाँ। तो यहाँ से भी अपने को उसी तरह से सॉल्व करेंगे तो हमें दो वेक्टर्स ऐसे आइगन तो फिर वेक्टर्स मिलेंगे, ये दोनों। मतलब अच्छा आइगन वेक्टर्स, ठीक है, ऐसे तो मतलब हमेशा ही वैसे मिलेंगे ही। हैं? हाँ ठीक है ठीक हाँ है। तो यहाँ नहीं, हर केस में नहीं मिलेंगे। ओके। तो हाँ ठीक है। तो अब ये यहाँ से इसके कॉरस्पॉन्डिंग दो आइगन वेक्टर्स मिले, तो मतलब इसका GM 2 है।
और हमने ऊपर बोला था कि अगर ए एम इक्वल्स टू जी एम होगा तो वो होंगे, मतलब डायगनलाइजेबल होएगा। डायगनलाइजेबल क्यों होएगा? क्योंकि एक ऐसा पी एग्जिस्ट कर जाएगा। अगर आसान भाषा में देखें तो बेसिकली अगर मान ले एन क्रॉस एन का है अपना मैट्रिक्स, हमें एन लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स मिल गए। हम ए एम जी एम पे जाते नहीं है, बस ये टर्म इसीलिए है कि अगर ध्यान रहे, मतलब अगर कहीं यूज़ हो जाए। बट अगर हम सिर्फ इतना देखें कि क्या है, एन क्रॉस एन का मैट्रिक्स है, अगर हमें एन लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स मिल जाते हैं तो हम सिंपली कह देते हैं वो डायगोनलाइजेबल है। तो ये क्या था, 3x3 का मैट्रिक्स था अपना ए। यहाँ पे 3x3 का मैट्रिक्स था, हमें तीन वो मिल गए, v1 v2 और v3। अपने को तीन आइगन वेक्टर्स मिल गए और ये तीनों आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट भी हैं। v1 v2 और v3 आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं। तो हमने कह दिया कि ये डायगोनलाइजेबल है। v2 प्लस मतलब v2 और v3 को अगर ऐड करें सब में तो वो v1 नहीं बन रहा क्या? एक मिनट। तो हाँ, ये -1 और -1 -2 हो जाएगा, ये तो बनना है। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ ऐड होएगा। हाँ तो p क्या होता है? p ये v1 v2 v3 से बना हुआ मैट्रिक्स से होता है। ये रहा v1, ये रहा v2, ये रहा v3। अब अगर तुम ये सॉल्व करोगे ना, p इनवर्स, अपने पास p भी है a भी है, अगर इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा। अगर अच्छा सॉल्व नहीं करना तो बेसिकली ये क्या है, ये तो अपने लैम्डा की वैल्यूज ही आई है ना, हाँ तो ये अपने को डायरेक्टली ऐसे मिल जाता है। अगर इसको तुम पूरा सॉल्व भी करोगे ना तो भी तुम्हें यही मैट्रिक्स मिलेगा। तो ओके। तो अब ये एक और एग्जांपल देखो। अब इसमें अपने को इसी पे भी चेक करना है, तो सेम चीज़ करेंगे। अपन क्या करेंगे, ए माइनस लैम्डा या लैम्डा आई माइनस ए निकाल लेंगे। तो 3 डिग्री की इक्वेशन, मतलब 3 डिग्री की बननी थी इक्वेशन, ऑब्वियसली एन क्रॉस एन है। हाँ हाँ तो यहाँ से क्या मिला हमें, लैम्डा 1 की एक वैल्यू मिली, लैम्डा 2 3 की -2 मिली, यहाँ पे ए एम 2 आ गया क्योंकि 2 बार आ रही है ना ये वैल्यूज। अगर अगर कोई वैल्यू मतलब 2 बार आ जाए तो मतलब कोई भी, सॉरी कोई भी 2 बार ना आए तो हम डिफाइन नहीं करते आएगा से एम, या फिर ए एम उसके लिए मतलब 1 ही हो गया। बेसिकली अर्थमेटिक मल्टीप्लिकेशन, कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब कितनी बार आ रहा है वो ओके ओके। वैल्यू। हाँ तो ठीक है। λ1 के कोरेस्पॉन्डिंग अगर हम निकाल लेंगे तो हमें मिलेगा वी गेट अ वेक्टर v1। ठीक है, सर ने सॉल्व नहीं किया, सिर्फ बताया है कि अगर हम 1 के कोरेस्पॉन्डिंग निकाल लेंगे तो हमें एक वेक्टर मिल जाएगा v1। अगर हम 2 3 के, मतलब अगर हम -2 डाल लेंगे तब भी हमें सिर्फ एक ही वेक्टर मिलेगा, दो नहीं मिलेंगे। तो gm क्या हो गया 1, इसका अच्छा am क्या था 2, तो इक्वल नहीं है। तो हैंस दीज आर नॉन डायगोनलाइजेबल। तो अगर हम सिंपल भाषा में भी देखें ऊपर वाला, एक तो मिनट, ऊपर वाले एग्जांपल पे जाइए तो मतलब इसी में यही वाला पार्ट, एक मिनट। v2 v3 माइनस अलग अलग आ रहा था। अच्छा ठीक है, अलग अलग वो वैल्यूज आई। बाद में सॉल्व कर लियो। अब अगर हम थोड़ा आसान भाषा में समझें तो ये 3x3 का मैट्रिक्स का, इसके तीन लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स आने चाहिए थे, बट अपने को मिले कितने, सॉल्व करके सिर्फ दो। एक v1 मिला, एक v2 मिला, और अपने को तीसरा नहीं मिला। v1 और v2 मिले। तो डज नॉट हैव अ कंप्लीट सेट ऑफ आइगन वैल्यूज, हेंस a इज नॉट डायगोनलाइजेबल। ठीक है। अब आइगन स्पेस कुछ नहीं, तीसरा मतलब कैसे नहीं बेसिकल मिला, एक बार बताइए। सॉल्व करेगा ना तेरे को। अब तो जब इस अच्छा वो ठीक है, वो सॉल्व ही करके देखना पड़ेगा। लैम्डा है -a में जब तू लैम्डा को -2 डालेगा ना, हाँ तो तेरे को सिर्फ एक ही वेक्टर मिलेगा। ओके। तो वो सॉल्व करके देख लियो, एक ही मिलेगा। आइगन स्पेस बेसिकली कुछ नहीं है कि आइगन वेक्टर्स अपन जो निकालते हैं वो सारे, और एक नल स्पेस और ऐड कर देते हैं। तो कंसिस्ट ऑफ बेसिकली जीरो स्पेस, जीरो वेक्टर, एक जीरो वेक्टर, और जितने भी आइगन वेक्टर्स हैं वो लैम्डा के कोरिस्पॉन्डिंग वो एक आइगन स्पेस बनाते हैं। तो कुछ खास नहीं है। तो अब हाँ ये देख लो कि एक ए मैट्रिक्स अपने को दिया है, एक आइगन वैल्यू ए का है 2, इन्होंने हमें पहले ही दे दिया। तो मतलब λ1 क्या है 2। अभी कह रहा है कि हमें क्या निकालना है, बेसिस ऑफ आइगन स्पेस ऑफ ए कोरिस्पॉन्डिंग टू λ1 = 2।
लैम्डा 1 इक्वल्स टू 2 के कोरस्पॉन्डिंग हमें इसके बेसिस निकालना है। बेसिकली लैम्डा 1 इक्वल्स टू 2, मतलब जब हम इस इक्वेशन में लैम्डा 1 इक्वल्स टू 2 निकाल लेंगे, डाल लेंगे, उससे हमें जो भी क्या मिलेंगे, आइगन वेक्टर्स मिलेंगे, वो इसके बेसिस बनाएंगे लैम्डा 1 इक्वल्स टू 2 के कोरस्पॉन्डिंग। तो ये तो बेसिकली सिंपल सॉल्व किया है, यहाँ पे 2 डालना, फिर वही मैट्रिक्स बनाया हमने, रो देख यहाँ पे रो एक्लॉन फॉर्म लगाई, हम वही सिंपल अपना उससे भी जा सकते थे x1 2x1 पर, वो यहाँ पे इससे कर दिया, तो यहाँ से अपने को सिर्फ एक इक्वेशन मिली। तो इस इक्वेशन को यहाँ पे x1 x2 x3 को इस तरह से एक्सप्रेस किया, तो ये अपने को 2 मिल गए। अब अच्छा एक चीज़ और कि अगर n क्रॉस n का मैट्रिक्स है ना, तो मैक्सिमम n आइगन वेक्टर्स मिल सकते हैं, ठीक है। अब लैम्डा 1 इक्वल्स टू 2 के कोरस्पॉन्डिंग इसके बेसिस में 2 वेक्टर्स आ गए, अब मैक्सिमम 3 आ सकते हैं, और यहाँ से लैम्डा की वैल्यू अपने को क्या मिली थी। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे ना, लैम्डा माइनस ए का इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे, तो लैम्डा की 3 डिस्टिंक्ट वैल्यूज मे बी 3 डिस्टिंक्ट वैल्यूज मिले, मे बी लैम्डा 2 लैम्डा 3 सेम मिले। अगर डिस्टिंक्ट वैल्यूज मिलती है ना, तब भी हमें सिर्फ एट मैक्स एक ही वो मिलेगा आइगन वेक्टर। अगर हम लैम्डा 2 लैम्डा 3 अलग अलग हैं, हम उसमें वैल्यू डाल लें भी, तो हमें सेम ही वो मिलेगा, क्योंकि एट मैक्स 3 ही हो सकते हैं। ओवरऑल तो आइगन स्पेस में सिर्फ 3 ही वेक्टर्स हो सकते हैं ना इसका, क्योंकि 3x3 का है। तो बस इतनी सी चीज़ यहाँ पे बताई गई है। और ये छोटी सी चीज़ है कि मान लो ए एक्स इक्वल्स टू लैम्डा एक्स है, अगर हम एक ही जगह कोई मैट्रिक्स लें ए की पावर n, तो उसकी ये इक्वेशन कैसे लिखेंगे, उसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, ए की पावर n एक्स इक्वल्स टू लैम्डा की पावर n एक्स। बस इतनी सी चीज़ इस तरह से लिख सकते हैं। इसको प्रूफ भी देखना है तो बेसिकली यहाँ से मतलब ठीक है, समझ क्या गए किया इन्होंने, मतलब। दोनों साइड ए से मल्टीप्लाई किया, तो ये क्या बना, a इंटू एक्स, वो क्या हो, हाँ ठीक है, ये हो गया ए स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे ए एक्स की जगह फिर से लैम्डा एक्स रख दिया, तो होगा लैम्डा स्क्वायर एक्स। ऐसे ए स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू लैम्डा स्क्वायर एक्स आ गया, ऐसे ही एन तक चलता रहेगा। तो बेसिकली इसको आइगन पेयर बोल देते हैं, लैम्डा को मैक्स आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर को साथ में इसको आइगन पेयर बोल देते हैं, कुछ खास नहीं है नाम है, बस ऐसे लैम्डा स्क्वायर एक्स हो गया ए स्क्वायर के लिए। तो इन जनरल ए की पावर पी एक्स इक्वल्स टू लैम्डा की पावर पी एक्स, लैम्डा की पावर पी एक्स एक आइगन पेयर हो गया ए की पावर पी। अब मेन अपना यहाँ पे ख़त्म होता है। अब ये कॉशी हैमिल्टन थ्योरम है, ये ज़्यादा मेरे को पता नहीं, इस पर कुछ करवाया नहीं, बट जितना लिखा है उतना बता देता हूँ कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए सेटिस्फाइज इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। इस थ्योरम के अकॉर्डिंग जो कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए है, वो खुद की ही कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। जैसे अगर हम ए माइनस लैम्डा ए का पॉलिनोमियल अपना क्या आएगा, जनरल पॉलिनोमियल इस टाइप का होता है, इस टाइप का आएगा। हाँ। तो अब ये कह रहे हैं ए अगर मतलब एक हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए खुद की ही कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, तो हम मतलब अगर लैम्डा की एक्स की जगह, जगह ई डाल दिया जाए उस पॉलिनोमियल में तो सेटिस्फाई हाँ तो करेगा। लैम्डा की जगह अगर ए डाल दे हम, तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा। ये कहती है केली ठीक है। हैमिल्टन थ्योरम, या पता नहीं ये क्या है, कौन सी है, केली है, हाँ। तो अब इसका पता नहीं कैसे, बट हाँ अब ये ए इनवर्स निकालने का काम आ सकता है। तो वो कैसे, अब इसमें दोनों साइड तुम क्या करो, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या बनेगा, ए की पावर, यहाँ पे देखो ए की पावर n माइनस वन प्लस ए एन माइनस वन, ए की पावर n माइनस टू, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये क्या बनेगा, ये सिर्फ a1 बचेगा, इवन कुछ बचेगा। नहीं बचता, तो इसकी जगह आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख देते हैं। ए इंटू इनवर्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा ना, और ये क्या हो जाएगा, ए नोट इंटू ए इनवर्स ए इनवर्स। इक्वल्स टू जीरो, जीरो इंटू ए इनवर्स जीरो होगा। तो अब हाँ। इसको, इस टर्म को उधर ले जाओ और डिवाइड बाय ए नोट कर दो, तो इनवर्स की वैल्यू आ गई, उधर ले गए माइनस के साथ मल्टीप्लाई किया, ए से डिवाइड किया, तो अपना ये आ गया। तो इस तरह से हम a1 निकाल सकते हैं। अब इसका कोई एग्जांपल नहीं है, यहाँ पे अपना खत्म होता है। तो यहीं तक आएगा, मतलब ये बहुत ज्यादा दे रहे हैं क्विज का सिलेबस तो।